नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के मैं आपके हमारे चैनल द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। क्या दोस्तों, सेट में प्रॉब्लम की वजह से मैं कल वीडियो नहीं डाल पाया, इसकी मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं। पर आज फिर से हम कंटिन्यू होंगे और हमारा जो अध्ययन चल रहा है वो भूगोल पे चल रहा है और भूगोल के अंतर्गत दो टॉपिक आते हैं, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। तो इस वक्त जो हमारा केंद्रीय विषय जो चल रहा है वो है विश्व का भूगोल पे है दोस्तों। और विश्व के भूगोल से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं या जो प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए हमने ये वीडियो तैयार करी है। और ये जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे दिए जा रहे हैं, ये आपके हर एग्ज़ाम में काम आएंगे, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, टीजीटी, पीजीटी, बैंक, रेलवे या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो जिसकी आप तैयारी करते हैं, तो उन सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। और अगर आप किसी सब्जेक्ट का अच्छे से अध्ययन करना चाहते हैं या किसी सब्जेक्ट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखना चाहते हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे कदम बढ़ाइए, क्योंकि सफलता का स्वाद तभी है जब आप धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। इकट्ठा कोई सीढ़ी नहीं चढ़ सकता दोस्तों, जल्दी से कोई सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। और सफलता उन्हीं को प्राप्त होती है जो धैर्य, आत्मविश्वास और मेहनत से लगे होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं आज कौन से प्रश्नों को रखा गया है। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि कौन सा जल निकाय केन्या के साथ अपनी सीमा साझा करता है। प्रश्न क्या है दोस्तों, कौन सा जल निकाय है जो केन्या के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। विकल्प क्या है, भूमध्य सागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या फिर लाल सागर। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है दोस्तों। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा जल निकाय है जो केन्या के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। भूमध्य सागर को जो हिंद महासागर है वो केन्या की सीमा को साझा करता है, अटलांटिक महासागर या फिर लाल सागर। फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों। तो हिंद महासागर एक ऐसा सागर है जो केन्या यानी पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। केन्या कहाँ स्थित है? केन्या पूर्वी अफ्रीका में स्थित है और इसकी दक्षिण पूर्वी सीमा जो है हिंद महासागर से मिलती है, याद रखिएगा। तो कौन सा जल निकाय है जो केन्या के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो हिंद महासागर है दोस्तों। कौन सा सागर है? हिंद महासागर, याद रखिएगा। हिंद महासागर जो है वो केन्या के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। और जो केन्या है वो कहाँ स्थित है? वो पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। केन्या कहाँ स्थित है प्यारे दोस्तों? तो केन्या पूर्वी अफ्रीका में स्थित है, याद रखिएगा। पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। कहाँ स्थित है? पूर्वी अफ्रीका में स्थित है, याद रखिएगा। केन्या पूर्वी अफ्रीका में स्थित है और हिंद महासागर जो है वो इसके दक्षिण पूर्वी सीमा पर स्थित है। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा लाओस का सबसे ऊंचा पर्वत है। प्रश्न क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा लाओस का सबसे ऊंचा पर्वत है। ए विकल्प है दोई की पैन नाम, बी विकल्प है फू सोई दाओ, सी विकल्प है फू बिया और डी विकल्प है फू खे। बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों, क्योंकि द सक्सेस पॉइंट एट द रेट चुनिंदा प्रश्नों को आपके बीच में लेकर आता है, जिससे कि आपको आपका लक्ष्य जल्द से जल्द हासिल हो सके, क्योंकि हमने ठाना है सफलता आपको दिलाना है। तो प्यारे दोस्तों, अगर हमने ठाना है सफलता दिलाने की, तो आप एक कदम बढ़िए, हमारे साथ चैनल का सपोर्ट कीजिए, क्योंकि द सक्सेस पॉइंट एट द रेट आपको जीरो लेवल से हाई लेवल की तैयारी कराने का मादा रखता है दोस्तों। और ये आपको ज़मीन से अर्श तक पहुंचाने का भी दावा रखता है। तो फटाफट से चैनल से जुड़िए और लोगों को भी जोड़ने का प्रयास कीजिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा लाओस का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो लाओस का सबसे ऊंचा पर्वत है दोस्तों फूबिया। लाओस का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? फूबिया। ठीक है, फूबिया की बात करें तो लाओस का सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है और इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 2819 मीटर है। 2819 मीटर है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, और यह आनामाइट पर्वतमाला में स्थित है। कहाँ स्थित है? आनामाइट, याद रखिएगा। ये आनामाइट पर्वतमाला में स्थित है। तो आपका सी विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो लग्जमबर्ग के साथ सबसे बड़ी सीमा साझा करता है। विकल्प है फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम। समझ में आ रही है दोस्तों? प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश है जो लग्जमबर्ग के साथ सबसे बड़ी सीमा साझा करता है। विकल्प क्या है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम।
तो दोस्तों जो देश लग्जमबर्ग के साथ सबसे बड़ी सीमा साझा करता है वो है बेल्जियम। कौन सा देश दोस्तों? बेल्जियम। बेल्जियम देश एक ऐसा देश है जो लग्जमबर्ग के साथ सीमा को साझा करता है। लग्जमबर्ग की सीमाएं दोस्तों बेल्जियम, फ्रांस और जर्मनी से मिलती हैं। ठीक है, याद रखिएगा किससे मिलती हैं? बेल्जियम तो हो ही गया, इसकी सीमा फ्रांस से भी मिलती है, याद रखिएगा, फ्रांस से भी मिलती है और जर्मनी से भी मिलती है। ठीक है, कहाँ से मिलती है? जर्मनी से। ठीक है, जर्मनी से भी मिलती है और इसकी जो सीमा है वो लगभग 148 किलोमीटर है, याद रखिएगा। कितनी है? 148 किलोमीटर। तो आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? दोनों अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी है? विकल्प है 111 मील, 121 मील, 111 किलोमीटर या फिर 121 किलोमीटर। फटाफट से कॉपी पेन लेके बैठे दोस्तों, ताकि आप ये जान पाएँ कि आपने कितने सही प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। तो दोनों अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी है? भाई दोस्तों वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। फिर दोस्तों प्रयास कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ें ताकि उनको भी लाभ हो और आपको भी लाभ हो सके। दोस्तों संघर्ष और मेहनत से बिल्कुल भी पीछे भागना नहीं है। तो दोनों अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी है? दोनों अक्षांशों के बीच होती है प्यारे दोस्तों 111 किलोमीटर। कितनी? 111 किलोमीटर। यानी दोनों अक्षांशों के बीच की जो दूरी है वो 111 किलोमीटर है। तो आपका सी विकल्प क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी है? तो दोनों अक्षांशों के बीच की दूरी आती है 111 किलोमीटर। पृथ्वी की सतह पर दो समांतर अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर और अगर मील की बात करें तो 69 मील होती है दोस्तों। याद रखिएगा कितनी होती है? 69 मील। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फ्रंटल वर्षा का कारण बनता है? विकल्प क्या है? संवहन धारा, समुद्र से आने वाली हवाएं, चक्रवाती गतिविधि, पहाड़ों से वाष्पित जल का संघनन। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा फ्रंटल वर्षा का कारण बनता है? फ्रंटल वर्षा तब होती है दोस्तों जब गर्म और ठंडी वायु द्रव्यमान, है ना, जब गर्म और ठंडी वायु द्रव्यमान आपस में टकराते हैं। यह टकराव चक्रवातों के क्षेत्रों में होता है जहाँ एक फ्रंट बनता है, यानी कि गर्म और ठंडी हवाओं की सीमा। इस कारण वर्षा होती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? चक्रवाती गतिविधि के कारण। क्या हो जाएगा दोस्तों? चक्रवाती गतिविधि, है ना, जब चक्रवात आता है उसी कारण बनता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा फ्रंटल वर्षा का कारण बनता है? तो चक्रवाती गतिविधि हो जाएगा। तो आपका सी विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? मृत्यु घाटी किस देश में स्थित है? समझ में आए दोस्तों? मृत्यु घाटी किस देश में स्थित है? विकल्प है ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, संयुक्त राज्य अमेरिका। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि मृत्यु घाटी किस देश में स्थित है दोस्तों? ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, संयुक्त राज्य अमेरिका। मृत्यु घाटी यानी डेथ वैली दोस्तों। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? याद रखिएगा, इंग्लिश में इसको कहते हैं डेथ वैली। ठीक, क्या कहते हैं? डेथ वैली कहते हैं दोस्तों। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? डेथ वैली कहा जाता है। तो अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है। यह उत्तरी अमेरिका का सबसे नीचा, सबसे शुष्क और सबसे गर्म स्थान है। गर्मियों में यहाँ का तापमान लगभग 56 डिग्री सेल्सियस होता है। तो मृत्यु घाटी किस देश में स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। डी विकल्प सही हो जाएगा। और संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य में स्थित है अगर ये पूछ ले तो कैलिफोर्निया दोस्तों। क्या हो जाएगा? कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि कौन सा जल संधि जावा पूर्व और सुमात्रा द्वीपों को अलग करती है? ठीक है दोस्तों, कौन सी जल संधि जावा और सुमात्रा द्वीपों को अलग करती है? विकल्प क्या है? सुंडा, युकाटन, मलक्का, कुक। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार प्रश्न दोस्तों। कौन सी जल संधि है जो जावा और सुमात्रा द्वीपों को क्या करती है? अलग करती है। सुंडा, युकाटन, मलक्का, कुक। प्यारे दोस्तों, अगर चैनल पर नए विजिटर हैं तो आपसे दिली गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं।
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मैं हर बार कहता हूं दोस्तों कि मेहनत और संघर्ष से बिल्कुल पीछे नहीं हटना है, क्योंकि संघर्ष उन्हीं को रास आती है, सफलता उन्हीं को प्राप्त होती है जिनके अंदर धैर्य, मेहनत और आत्मविश्वास होता है। तो कौन सी जल संधि पूर्व जावा, पूर्व और सुमात्रा द्वीपों को क्या करती है? अलग करती है। आपका विकल्प क्या था? सुंडा, युकाटर, मलक्का, कुक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सुंडा जल संधि। क्या हो जाएगा? सुंडा। क्या हो जाएगा? सुंडा जल संधि ऐसी संधि है जो जावा और सुमात्रा द्वीपों को क्या करती है? अलग करती है। तो आपका ए विकल्प क्या हो जाएगा पहले दोस्तों? सही हो जाएगा। और अगर ये सुंडा जल संधि की बात करें तो ये हिंद महासागर को जावा सागर से भी जोड़ती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा देश चारों ओर से स्थलबद्ध है? विकल्प क्या है? तुर्की, इरिट्रिया, मंगोलिया, सीरिया। तुर्की की बात करें दोस्तों तो तुर्की के बाद भूमध्य सागर और काला सागर का तट है। इरिट्रिया लाल सागर के किनारे स्थित है और सीरिया के पास भूमध्य सागर का तट है। यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा देश चारों ओर से स्थलबद्ध है। तो मंगोलिया एक ऐसा देश है जो स्थलबद्ध है, जो रूस और चीन के बीच स्थित है। क्या है दोस्तों? मंगोलिया। इसका सही उत्तर क्या होगा? मंगोलिया। यानी सी विकल्प आपका सही हो जाएगा कि सी यानी कि मंगोलिया देश जो है वो चारों ओर से स्थलबद्ध है और ये रूस और चीन के बीच में स्थित है दोस्तों। किसके बीच में स्थित है? रूस और चीन के बीच में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ से आपने उत्तर क्या देखा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा देश चारों ओर से स्थलबद्ध है? तो मंगोलिया, यानी कि सी विकल्प सही हो जाएगा। और मंगोलिया जो है प्यारे दोस्तों ये कहाँ स्थित है? तो ये रूस और चीन के बीच में स्थित है। किसके बीच में स्थित है? रूस व चीन के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड की खोज प्रमुख डच खगोलशास्त्री क्रिस्टियान ह्यूजेंस ने की थी? विकल्प क्या है? प्लूटो, टाइटन, फोबियस, नेपच्यून। तो दोस्तों निम्नलिखित में से जिस खगोलीय पिंड की खोज प्रमुख डच खगोलशास्त्री क्रिस्टियान ह्यूजेंस ने की थी वो है टाइटन। क्या है दोस्तों? टाइटन। यानी कि बी विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और इसकी खोज जो की गई थी वो 1655 ईस्वी में की गई थी। दोस्तों याद रखिएगा कब की गई थी? तो 1655 ईस्वी में की गई थी। ठीक है। शनि के वलयों की संरचना को भी समझाया था इन्होंने ही। ठीक है। शनि के सबसे बड़े उपग्रह का नाम क्या है? टाइटन। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तटीय रेगिस्तान आमतौर पर किसके परिणाम है? गर्म महासागरीय धाराओं के कारण है, पर्वतीय वर्षण के परिणाम है, ठंडी महासागरीय धाराओं के परिणाम है, या फिर उष्णकटिबंधीय उच्च दाब के परिणाम है। तो तटीय जो रेगिस्तान है वो आमतौर पर किसके परिणाम होते हैं? दोस्तों अगर बात की जाए तटीय रेगिस्तान की तो आमतौर पर ठंडी महासागरीय धाराओं के परिणाम होते हैं। किसके परिणाम होते हैं? ठंडी महासागरीय धाराओं के परिणाम होते हैं। तो आपका सी विकल्प क्या हो जाएगा पहले दोस्तों? सही हो जाएगा। ठीक है। अटाकामा रेगिस्तान पेरू तटीय धारा के कारण है। नामीब रेगिस्तान वेंगुला धारा के कारण है। ठीक है दोस्तों। ठंडी महासागरीय धाराएं तटों के पास बहती हैं, वहाँ हवा शुष्क और ठंडी रहती है, जिससे वर्षा क्या होती है? वहाँ पर कम होती है और तटीय रेगिस्तान बनते हैं। अगला प्रश्न क्या है? बड़ी मात्रा में पानी धारण करने में सक्षम चट्टानों को क्या कहा जाता है? विकल्प क्या है? एक्विटार्ड, एक्वीक्लूड्स, एक्वीफर्स, अरो। ठीक है दोस्तों, विकल्प क्या है? एक्विटार्ड, एक्वीक्लूड्स, एक्वीफर्स, अरोयो। फटाफट से विकल्पों के आधार पर उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों एक्वीफर्स। क्या हो जाएगा दोस्तों? एक्वीफर्स। ठीक है। क्या हो जाएगा? एक्वीफर्स। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। एक्वीफर्स क्या है दोस्तों? पानी को धारण करने वाली सक्षम चट्टानों में इसका नाम आता है। देखिए एक्वीफर जो है ऐसी चट्टानें या परत होती हैं जो भूजल को संग्रहित और संचरित कर सकती हैं। इनमें छिद्र व दरारें होती हैं जिनमें पानी संचित होता है। पानी को रोकते हैं एक्वीक्लूड और एक्वीटार्ड, ये पानी को रोकते हैं। ये बहुत धीमी गति से प्रवाहित होने देते हैं।
तो बी विकल्प सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों, वह एकमात्र देश कौन सा है जिसके डाक टिकटों पर उसका नाम अंकित नहीं होता? विकल्प क्या है? पाकिस्तान, यूके, जापान, यूएसए। तो दोस्तों कौन सा ऐसा देश है जिसके डाक टिकटों पर उसका नाम नहीं होता? तो वो देश है यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके। यूके एक ऐसा देश है प्यारे दोस्तों कि उसके डाक टिकटों पर उसका नाम अंकित नहीं होता है, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो ये विश्व का एकमात्र ऐसा देश माना जाता है। यह परंपरा 1840 में पहले डाक टिकट पेनी ब्लैक से शुरू हुई थी, जिसमें केवल रानी विक्टोरिया का चित्र था, देश का नाम नहीं था। तो यूके हो जाएगा। तो बी विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। बी विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यह परंपरा 1840 से शुरू हुई थी, याद रखिएगा। और कब शुरू हुई थी? यानी जो पहला जो डाक टिकट था वो क्या था? पेनी। क्या था दोस्तों? उसका नाम था पेनी ब्लैक। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी मार्ग की परिपक्वता की उपस्थिति को दर्शाता है? विकल्प क्या है? वी आकार की घाटी, विसर्प, घाटियाँ, उच्च अनच्छादन शक्ति। निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी मार्ग की परिपक्वता की उपस्थिति को दर्शाता है? वी आकार की घाटी, विसर्प, घाटियाँ, उच्च अनच्छादन शक्ति। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों विसर्प। क्या हो जाएगा दोस्तों? विसर्प। तो आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा? यहाँ से सही हो जाएगा। विसर्प की बात करें तो नदी के पास के परिपक्व अवस्था में नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है और यह विसर्प या मोड़दार मार्ग बनाती है। वी आकार की घाटी नदी की प्रारंभिक अवस्था मानी जाती है। परिपक्व अवस्था में नदी अपक्षय और अवसादन के बीच संतुलन प्राप्त करती है। तो आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ से आपने उत्तर क्या देखा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी मार्ग की परिपक्वता की उपस्थिति को दर्शाता है? वो विसर्प है। तो आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प सही हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन बृहस्पति का उपग्रह नहीं है? ए विकल्प है आयो, कैलिस्टो, यूरोपा, टाइटन। निम्नलिखित में से कौन बृहस्पति का उपग्रह नहीं है? आयो, कैलिस्टो, यूरोपा, टाइटन। तो आपको बता दूं दोस्तों, आयो, कैलिस्टो, यूरोपा ये तीनों ही बृहस्पति, ठीक है दोस्तों, ये तीनों ही बृहस्पति के क्या हैं? उपग्रह हैं। पर टाइटन नहीं है, क्योंकि टाइटन शनि का उपग्रह होता है दोस्तों, याद रखिएगा। टाइटन किसका उपग्रह होता है? तो टाइटन शनि का उपग्रह होता है। तो इस लिहाज से आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा पूछा है, कौन सा नहीं है? डी विकल्प नहीं है, यानी टाइटन। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से भूगोल शब्द का प्रयोग करने वाला पहला ज्ञात व्यक्ति कौन है? एराटोस्थेनीज, टॉलेमी, हिप्पालस, अरस्तु। तो दोस्तों इसका प्रश्न हम लोग ने पहले भी देख रखा है। तो इसका जो सही उत्तर है कि भूगोल शब्द का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं? तो वो हैं एराटोस्थेनीज। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? एराटोस्थेनीज। तो आपका ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। पृथ्वी की परिधि का भी उन्होंने काफ़ी सटीक अनुमान लगाया था, इसलिए उन्हें अक्सर भूगोल का जनक के रूप में भी माना जाता है। भूगोल का जनक किसको माना जाता है? एराटोस्थेनीज को माना जाता है। अगला प्रश्न, अंटार्कटिका में सबसे तेज़ी से पिघलने वाला ग्लेशियर कौन सा है? विकल्प क्या है? पाइन द्वीप ग्लेशियर, डेविड ग्लेशियर, अकोस्टा ग्लेशियर या फिर एग्लिना ग्लेशियर। अंटार्कटिका में सबसे तेज़ी से पिघलने वाला ग्लेशियर कौन सा है? तो आपको बता दूं दोस्तों, अंटार्कटिका में सबसे तेज़ी से पिघलने वाला जो ग्लेशियर है वो पाइन द्वीप ग्लेशियर है। कौन सा ग्लेशियर है दोस्तों? पाइन द्वीप ग्लेशियर। ये ग्लेशियर ऐसा है दोस्तों कि ये बहुत तेज़ी से पिघलता है। ठीक है। और ये कहाँ स्थित है? पश्चिम भाग में स्थित है अंटार्कटिका के। सबसे अधिक बर्फ़ खोने वाले ग्लेशियरों में से इसका एक नाम आता है। यह ग्लेशियर समुद्र स्तर में वृद्धि में प्रमुख योगदान देता है। तो आपका यहाँ से क्या हो जाएगा? ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? किस ग्रह को यूरेनस का जुड़वा कहा जाता है? विकल्प क्या है? शनि ग्रह, बृहस्पति ग्रह, नेपच्यून, मंगल। यानी किस ग्रह को यूरेनस का जुड़वा कहा जाता है?
तो पहले दोस्तों यूरेनस को नेपच्यून का जुड़वा भी कहा जाता है। ऐसे यहाँ से प्रश्न पूछ रहा है यूरेनस का जुड़वा कहा जाता है किसको? तो ये कहा जाता है नेपच्यून को दोस्तों। किसको कहा जाता है? तो ये नेपच्यून को कहा जाता है, याद रखिएगा। किसको कहा जाता है? तो ये नेपच्यून को कहा जाता है। तो आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी विकल्प सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और दोनों का आकार, द्रव्यमान, संरचना समान होती है। दोनों ही ग्रह बर्फीले दानव कहे जाते हैं। इनका रंग जो है वो नीला होता है और गैस मौजूद होती है। नेपच्यून और यूरेनस का रंग कैसा होता है दोस्तों? तो दोनों का ही रंग नीला होता है। कैसा होता है? नीला होता है, पहली बात। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात याद रखने लायक है वो इसमें कौन सी गैस मौजूद होती है? तो इनमें मीथेन गैस मौजूद होती है दोस्तों। कौन सी गैस होती है? मीथेन गैस। याद रखिएगा, कौन सी गैस? मीथेन गैस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह बर्फ का दानव है? शनि, बृहस्पति, नेपच्यून, मंगल। अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया दोस्तों, नेपच्यून एक ऐसा ग्रह है जो बर्फ का दानव कहलाता है। तो यहाँ पे आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी विकल्प आपका प्यारे दोस्तों सही माना जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है। और नेपच्यून में पानी, अमोनिया, मीथेन, बर्फीले परतें पाई जाती हैं। बृहस्पति और शनि को गैसीय दानव कहा जाता है। ठीक है, बृहस्पति को और शनि को गैसीय दानव कहा जाता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? पत्थर जालियाँ किस प्रकार की भू आकृति है? विकल्प क्या है? पवन की अपरदनात्मक भू आकृति, पवन की निक्षेपणात्मक भू आकृति, नदी की निक्षेपणात्मक भू आकृति, हिमनद की अपरदनात्मक भू आकृति। पत्थर जालियाँ किस प्रकार की भू आकृति होती है? तो प्यारे दोस्तों, पत्थर जालियाँ रेगिस्तान क्षेत्र में तेज हवाओं द्वारा रेत के कणों से पथरीली सतह के घिसने से बनती है। ये पवन अपरदन की विशिष्ट आकृतियाँ हैं और अक्सर पत्थरों पर सुंदर कटाव रेखाएं या पैटर्न दिखाई देती है। तो पत्थर जालियाँ किस प्रकार की भू आकृति होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका सही उत्तर है पवन की अपरदनात्मक भू आकृति, यानी कि ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो ए विकल्प सही माना जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। पत्थर जालियाँ किस प्रकार की भू आकृति होती है? तो पवन की अपरदनात्मक भू आकृति होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। गुफाएं सामान्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाई जाती हैं? विकल्प क्या है? ग्रेनाइट, गनीस, चूना पत्थर, संगमरमर। तो गुफाएं सामान्यतः प्यारे दोस्तों चूना पत्थर प्रकार की चट्टानों में पाई जाती हैं। गुफाएं अधिकतर चूना पत्थर चट्टानों से बनती हैं क्योंकि ये चट्टानें घुलनशील होती हैं। वर्षा का पानी जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर कार्बनिक अम्ल बनाता है तो यह चूना पत्थर को घुलाकर गुफाओं में स्टिलेगमाइट जैसी आकृतियाँ बनाता है। तो उत्तर क्या होगा? चूना पत्थर। तो आपका सी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कौन सी? याद रखिएगा, स्टिलेक्टाइट और स्टिलेगमाइट जैसी आकृतियाँ बनाता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? टेरेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकल्प क्या है? या पर्याप्त ऊंचाई का एक ऊर्ध्वाधर या लगभग ऊर्ध्वाधर चट्टानी चेहरा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? गलत हो जाएगा। यह एक छोटा एकांत खोखला है, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि टेरेस जो होता है वो सीढ़ी नुमा संरचना वाला होता है। यह एक विस्तृत समतल क्षेत्र है जो आमतौर पर ऊंचाई में ज़्यादा विभिन्न नहीं होता। तो ये भी गलत हो जाएगा। यह एक सीढ़ी नुमा भू आकृति होता है, यानी कि डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, मद्रियू पेराफिटा क्लारोर घाटी निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न। मद्रियू पेराफिटा क्लारोर घाटी निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? विकल्प है स्विट्जरलैंड, जर्मनी, अंडोरा, मोनाको। तो मद्रियू पेराफिटा क्लारोर वैली अंडोरा का एक प्रसिद्ध यूनेस्को विश्व प्रसिद्ध धरोहर स्थल है। यह पर्यावरणीय, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अंडोरा। क्या होना चाहिए दोस्तों? अंडोरा। अंडोरा कौन से विकल्प में दे रहा है? तो सी विकल्प में दे रहा है। तो सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट तो क्या है दोस्तों, सभी प्रश्न हैं जो कि आपके यूपीएससी, यूपीपीएससी, बैंक, टीजीटी, पीजीटी या अदर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस देश में डेंस ब्लू होल स्थित है? विकल्प है बहामास, क्यूबा, मैक्सिको, कनाडा। तो प्यारे दोस्तों, बहामास एक ऐसा स्थान है कि अगर चलिए बारीकी से बात कर लेते हैं। डेंस ब्लू होल, तो डेंस ब्लू होल दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल है, जिसकी गहराई लगभग 202 मीटर है। इसकी गहराई कितनी है? तो 202 मीटर इसकी गहराई है दोस्तों। बहामास के लॉन्ग आइलैंड के पास स्थित और क्यूबा डाइविंग के लिए प्रसिद्ध है। तो क्या हो जाएगा? बहामास। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? बहामास। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। डेंस ब्लू होल स्थित है बहामास में। ठीक है, ये इसकी गहराई है दोस्तों। क्या है? ये इसकी गहराई है, याद रखिएगा, ये गहराई है। ठीक है, गहराई। अगला प्रश्न, उत्तरी अमेरिका की सबसे गहरी झील कौन सी है? विकल्प है ग्रेट बैरियर झील, लेक सुपीरियर झील, लेक ओंटारियो झील और ग्रेट स्लेव झील। तो प्यारे दोस्तों, ग्रेट स्लेव झील कनाडा में स्थित है। उत्तरी अमेरिका की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो उत्तरी अमेरिका की सबसे गहरी झील मानी जाती है ग्रेट बैरियर झील। कौन सी दोस्तों? ग्रेट बियर झील। ठीक है, इसको बहुत से लोग ग्रेट बैरियर झील भी कहते हैं। एक मिनट पे दोस्तों, माफ़ कीजिएगा। देखिए, उत्तरी अमेरिका की सबसे गहरी झील ग्रेट बैरियर झील नहीं, ग्रेट स्लेव झील होगी दोस्तों। मैंने किसी और प्रश्न का उत्तर आपको समझा दिया, माफ़ कीजिएगा। देखिए, उत्तरी अमेरिका की सबसे गहरी झील मानी जाती है ग्रेट स्लेव झील, क्योंकि ग्रेट स्लेव झील जो है वो कनाडा में स्थित है और उसकी अधिकतम गहराई लगभग 614 मीटर है। गहराई कितनी है? 614 मीटर की है। स्थित कहाँ है? तो ये स्थित है कनाडा में। कहाँ स्थित है दोस्तों? कनाडा में। ठीक है, तो डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि उत्तरी अमेरिका पूछ रहा है। अगला और अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से तटीय शहर और उनका स्थान सही सुमेलित है? विकल्प क्या है? इस्तांबुल तुर्की, मियामी फ्लोरिडा अमेरिका, पर्थ हवाई। निम्नलिखित में से विकल्पों को सही कोड का चयन करते उत्तर करना है। केवल तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है, केवल दूसरा सही है, फिर पहला दूसरा सही है। तो दोस्तों, इस्तांबुल की बात करें, तुर्की, तो या फोस्फोरस है ना दोस्तों, यानी कि इस्तांबुल जो तुर्की है, यही जो है सही, ये सही है। पहले बात तो आप ये जान लीजिए कि ये सही है। ठीक है, और यह बोस्फोरस जलसंधि स्थित एक तटीय शहर है। ये कहाँ स्थित है? बोस्फोरस जलसंधि पर स्थित है। अगली बात करें तो मैं फ्लोरिडा अमेरिका, ये भी सही है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अटलांटिक महासागर के किनारे स्थित है। पर्थ की बात करें तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा दोस्तों? कि ऑस्ट्रेलिया का तटीय शहर है, ना कि हवाई का। ठीक है, यहाँ पे अगर क्या होना चाहिए? ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा दोस्तों, क्या होता? ऑस्ट्रेलिया। अगर ऑस्ट्रेलिया होता तो ये सही माना जाता। फिलहाल यहाँ पे पहला और दूसरा सही है, तो आपका डी विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? डी विकल्प सही हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आज के सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। एक बार फिर से मुलाकात होगी शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।